साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी ने राग दरबारी उपन्यास का नाम जरूर सुना होगा। यह उपन्यास विभिन्न पाठ्यक्रमों का हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आज मैं इस उपन्यास की कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करूंगी। राग दरबारी उपन्यास हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल जी की प्रसिद्ध व्यंग रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से अंत तक इतने निस्संग और स्वदेशी व्यंग के साथ लिखा गया है यह उपन्यास कि इसे हम हिंदी का शायद पहला वृहद उपन्यास कह सकते हैं। राग दरबारी उपन्यास का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में यह उपन्यास 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ और 1969 में इस पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। आज मैं इस उपन्यास की संक्षिप्त सी कथा वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हालांकि यह बहुत बड़ा उपन्यास है, इसीलिए मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई कि छात्र छात्राएं इसकी संक्षिप्त कथा अगर सुन लेंगे तो उसके बाद फिर इसके विश्लेषण पर भी ध्यान दे पाएंगे। श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद के भारतीय ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ कर रख दिया है। इसके बारे में गोपाल राय जी लिखते हैं, उनका जो कथन है वह यह है और उस कथन के माध्यम से हम इस उपन्यास के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। राग दरबारी की कथा भूमि एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे शिवपालगंज की है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है। आज भी ये उपन्यास बहुत प्रासंगिक है। यदि इसके पात्रों की बात करें तो मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण पात्रों से परिचित कराना चाहूंगी और उसके बाद ही मैं इसकी कथा वस्तु का सार प्रस्तुत करना शुरू करूंगी। इसका प्रमुख पात्र है वैद्य जी। वह सभी गांवों की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। अपने वाक्य तैयार करने और उसके शब्दों को चुनने में बहुत स्पष्ट वैद्य जी भी आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं, अर्थात चेयरमैन हैं। अगले पात्र हैं रुप्पन बाबू, वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्रों के नेता। रुप्पन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं की कक्षा में रहे हैं उसी कॉलेज में जहां उनके पिता प्रबंधक हैं, अर्थात चेयरमैन हैं। वहां पर वो अभी तक सालों से 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहे हैं। रुप्पन सक्रिय रूप से सभी गांवों की राजनीति में शामिल है और गांव समुदाय द्वारा उनके शानदार गणिता के कारण उनका सम्मान किया जाता है। उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में एक क्रमिक परिवर्तन देखा जा सकता है। अगले पात्र हैं बद्री अग्रवाल। रुप्पन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर रहते हैं और खुद को शरीर निर्माण में के अभ्यास में व्यस्त रखते हैं, अपने आश्रय की देखभाल करते हैं। अगले जो मुख्य पात्र है रंगनाथ। रंगनाथ इतिहास में एमए किए हुए हैं। रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। वे लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आ जाते हैं। उसके बाद है छोटा पहलवान। गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर, बद्री अग्रवाल के एक गांव की राजनीति में सक्रिय सहभागिता करने वाला और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में लगातार सहभागिता करता है छोटा पहलवान। अगले पात्र हैं प्रिंसिपल साहब। जैसे कि नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहब,
छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य। कॉलेज में कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ उनका संबंध साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला पात्र है जोगनाथ। स्थानीय गुंडे के रूप में है और लगभग हमेशा नशे में वह प्रत्येक बातचीत के बीच एफ ध्वनि ढालने से एक अनूठी भाषा बोलता है। उसके बाद है सनीचर नाम का पात्र। असली नाम मंगलदास है लेकिन लोग उसे सनीचर कहते हैं। ये वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली अर्थात प्रधान नेता बनाया गया था। इस उपन्यास का एक मुख्य पात्र और भी है लंगड़। वह अस्थाई आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन पात्रों के बारे में उन पात्रों के नाम बताए। पहला परिच्छेद बिल्कुल उसी तरह से है जैसा श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास में लिखा है, जिससे कि आप इसकी भाषा से परिचित हो सकें कि इसकी भाषा किस प्रकार से गांव के रंग में रंगी हुई है और जिस प्रकार से वहां बातचीत की जाती है उसमें गालियां भी शामिल हैं, उसमें वहां की जो मिट्टी की सुगंध है वो शामिल है। तो उस भाषा के परिचय के कारण से ही मैं इस पहले परिच्छेद को आपके सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रही हूँ। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही देहात का महासागर शुरू हो जाता है। हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब दुनिया में अकेले हम ही को आती है। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों से बलात्कार करने के लिए हुआ है। और जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह इस सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर खड़ा है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैने की तरह फैला दिया, जैसे इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक और पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहां गर्द चीकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खोलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयां भी थीं जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। वे हमारे देशी कारीगरों के हस्त कौशल और वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब दुनिया में अकेले हम ही को आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। उसकी बाछें वे जिस्म में कहीं जहां कहीं भी होती हो खिल गई। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चलती थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। वह ट्रक के पास पहुंचा। क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाँछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, ये ट्रक क्या शिवपालगंज की तरफ जाएगा? ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15वें मील पर उतर पड़ेंगे, शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आह, क्या हुलिया था! नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर खद्दर के पजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया।
फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घराकर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर यह प्रशंसा पत्र ग्रहण कर लिया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर पर डाल दो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ये हमारे देश की हुकूमत जैसा। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दीजिए श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा दिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के सभी सवारियां कई फरलांग पहले ही से खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उससे लगता था कि उनकी निगाह में वह ट्रक नहीं है, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बद कलाम अहलकार है, पिडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान कर देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हालचाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं? रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूँ। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ड्राइवर हंसा। अवश्य एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली से गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर 5 साल एमए किया था, इस साल रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहां मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा, बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते पूछा, जी, इसमें बात बनाने की क्या बात है? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते बोला, क्या कहने हैं। अच्छा जी, छोड़िए भी इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल चाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया, भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानू ये मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी को ब्रेक लग गया, ट्रक की रफ्तार भी कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? ये किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर की सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले, वहां टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटते चले जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजनून था। पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बहुत डरावना सा था। पर गाड़ियां अपनी राह चलती रही। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था। पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी से नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणा पूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी में नहीं हो,
तो तुमने खद्दर क्यों टांग रखी है जी? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं, अजी कोई तुक का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहने से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसल के न्यूट्रल में ही घुसता है, क्या देख रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रखो। ट्रक के पीछे काफी देर हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता आ रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता आ रहा था। और कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होता होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गईं। स्टेशन वगैरह से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। स्टेशन वैगन से उतरने के बाद पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर बत्तियां जलाई, पीछे जाने बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज को भी छुआ उसमें गड़बड़ी निकली। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस पर प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसे सुलूक किया जाए। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला, तो वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए और सुलूक कैसा किया जाए इनके साथ में। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकालकर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आए, वहां गियर पकड़कर बैठने की अब क्या जरूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसल कर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुरावस्था पर आ गई और थोड़ी देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उप समितियां बन गई। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगी। काफी बहस हो जाने के बाद पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा चलने लगा और कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती हुई आवाज सुनाई पड़ी, क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा, चार्जशीट भरते भरते सुबह हो जाएगी, इतनी चीजें खराब है। ड्राइवर ने खुशामद से कहा, ऐसा काम श्रीमान जी कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया और पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया है? जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक देखकर ही समझ गया, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़े ही है, यह मिल की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फर्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए और ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपए तो निकालना जी। उसने मुंह फेर के कड़ाई से कहा, क्या मतलब, मैं रुपया क्यों दूं। ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुमने मुसीबत में मुझे डाला और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो। तुम्हारी यही तालीम है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर
चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा कि शाम गिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की जरूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को बुला रहा है। रंगनाथ ने 2 रुपए ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपयों में क्या करूंगा। कहते कहते उसकी आवाज में सन्यासियों की खनक आ गई, जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को ये बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कश खींचकर उसका अध जला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना होने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आईं। ये औरतें थी जो कतार में बांधकर बैठी हुई थी। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे हाथ मलमूत्र विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे और यही वह गांव था, शिवपालगंज। तो ये इसका पहला परिच्छेद था जिसे मैं आपको शिवपालगंज के माहौल से पहले का जो उसकी यात्रा थी रंगनाथ की, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है और उसकी भाषा का भी परिचय आपको मिल जाता है। शिवपालगंज के अंदर थाने का जो भवन है और जो कार्यालय है उसका साजो सामान सब मध्यकाल की जैसा है। लगता ही नहीं कि ये 20वीं शताब्दी का पुलिस स्टेशन है। थानेदार आराम कुर्सी पर बैठा हुआ है और पास ही रखे मोड़े पर थानेदार से कोई एक आदमी चिरोरी कर रहा है, मतलब खुशामद कर रहा है कि हुजूर हमारा चालान करने में देर मत करें। थानेदार ने पहले तो टालते हुए कहा कि चालान हो भी जाएगा, कोई बात नहीं, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वो कहते काम इतना अधिक है, सारा काम ठप पड़ा हुआ है। वह मोड़े पर बैठा आदमी शिवपालगंज के जुआरी संघ का मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो मोड़े पर बैठा व्यक्ति है वह शिवपालगंज का जुआरी संघ का मैनेजिंग डायरेक्टर है। चलते चलते उसने एक बार फिर थानेदार से चालान करने की प्रार्थना की और फिर चला गया। उसके जाते ही थानेदार ने आराम करने के लिए पलकी बंद की होंगी कि वैद्य जी का छोटा बेटा रुपन, जिसे गांव के लोग रुपन बाबू कहते थे, जो कॉलेज की 10वीं कक्षा में पिछले 3 वर्ष से अटका पड़ा था, छात्र नेता था और रंगीली तबीयत और पोशाक से छैला लगता था, थाने में आया। थानेदार ने उसका स्वागत करते हुए उसे आदर पूर्वक बैठाया और हालचाल पूछा। रुपन बाबू ने बताया कि गांव के एक प्रतिष्ठित निवासी रामादीन भीखम खेड़ीवी के पास एक गुमनाम चिट्ठी आई है जिसमें 5,000 रुपया मांगा गया है और कहा गया है कि अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर चुपचाप ये रकम रख दी जाए। थानेदार ने आश्वासन दिया कि उनके रहते रामाधीन का बाल बांका भी ना होगा। उन्होंने यह भी संदेह प्रकट किया कि चिट्ठी जाली है, डाकुओं ने नहीं, कॉलेज के शरारती विद्यार्थियों ने रामाधीन को डराने धमकाने और परेशान करने के लिए भेजी है। चलते चलते उन्होंने अपने गुरु बख्तावर सिंह का एक किस्सा भी सुनाया था। ये किस्सा क्या था कि एक दिन बख्तावर सिंह शाम के झुटपुटे में अकेले लौट रहे थे कि उन्हें दो बदमाशों झंगरू और मंगरू ने बाग में घिरकर पीट दिया था। थाने में रिपोर्ट की गई। अगले दिन ही दोनों बदमाशों ने थानेदार के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और साथ ही इतनी रकम भी दी जिससे उनका बुढ़ापा आराम से कट गया। बदले में न केवल उन्हें छोड़ दिया गया बल्कि उनके स्थान पर उनके दुश्मनों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा हुई। तो ये दूसरे परिच्छेद में इतनी कथा यहाँ पर आती है। तीसरे परिच्छेद में शिवपालगंज में इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना का श्रेय जिला बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन छंगामल को है। उन्होंने अपना नाम अमर करने के लिए फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर बोर्ड के डाक बंगले को कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम लिखवाकर इस कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में कच्ची पक्की दीवारों, छप्परों और टिन की सहायता से उसे कॉलेज भवन का रूप दे दिया गया और पास ही की ऊसर जमीन, जो बंजर जमीन है, कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए उपयोग किया जाने लगा। साथ ही उसमें जो थोड़ी बहुत चरी उगती थी वह प्रिंसिपल की भैंस के चारे के काम आती थी। इस प्रकार कॉलेज में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। यह गांव का शिवपालगंज का कॉलेज की व्यवस्था।
एक दिन विज्ञान की कक्षा में मास्टर मोतीराम विद्यार्थियों को अपेक्षित घनत्व का सिद्धांत पढ़ा रहे थे। कॉलेज की कक्ष से ही सड़क का नजारा दिखाई दे रहा था और उस मनोरंजक दृश्य के कारण छात्रों का ध्यान पढ़ाई में कम, बाहर की चहल पहल में ज्यादा लग रहा था। मास्टर साहब का ज्ञान भी अधूरा था और उनकी रुचि भी अध्यापन से अधिक अपनी आटे की चक्की में थी। अतः वे पढ़ाई की बात कम और चक्की की बात ज्यादा किया करते थे। अपेक्षित घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी का सिद्धांत समझाते हुए भी वे चक्की का उदाहरण देते थे और लड़कों की समझ में खाक नहीं आता था। सारांश ये कि कक्षा में पढ़ाई कम, हंसी मजाक शोरगुल अधिक होता था। गांव में एक और चक्की थी बेईमान मुन्नू की। अतः मास्टर मोतीराम का उससे व्यक्तिगत वैमनस्य था और कक्षा में ही उसके ऊपर अपना नजला उतारते रहते थे। उनकी चक्की के कल पुर्जे पुराने हो गए थे, अतः वह अक्सर बिगड़ी पड़ी रहती थी। कक्षा पढ़ाते समय भी मास्टर साहब का ध्यान चक्की की आवाज पर ही लगा रहता था। अतः उस दिन भी जब कक्षा पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने भक 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 की आवाज सुनी तो वे कक्षा छोड़कर भाग खड़े हुए। लड़कों ने टोका भी कि अभी घंटा नहीं बजा है और उन्हें क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, पर वह ये कहते हुए चले गए, लगता है मशीन ठीक हो गई, देखें कैसे चलती है, और भाग खड़े हुए। उसी समय जब प्रिंसिपल यह देखने के लिए कि कॉलेज में पढ़ाई कैसे चल रही है कॉलेज का चक्कर लगाने निकले, तो मास्टर मोतीराम की कक्षा के पास से गुजरे तो उन्हें पता चला कि मास्टर साहब अपनी चक्की की आवाज सुनकर कक्षा बीच में ही छोड़कर गायब हो चुके हैं। प्रिंसिपल ने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मास्टर मोतीराम उनके गुट का प्राध्यापक था। उन्होंने एक दूसरे अध्यापक मालवीय से कहा कि मोतीराम की क्लास के लड़कों को भी अपनी कक्षा में बिठाकर पढ़ा ले। जब मालवीय ने कहा कि उसके विद्यार्थी 7वें दर्जे के हैं और जबकि मोतीराम 9वीं कक्षा को पढ़ा रहा था, अतः वह इन दोनों कक्षाओं को एक साथ कैसे पढ़ा सकता है, तो प्रिंसिपल उसकी बात का समर्थन करने की बजाय उस पर बिगड़ उठे। आरोप लगाया कि वह उनके विरोधी खन्ना मास्टर के साथ मिल गया है और काम से जी चुराता है और दल बंदी में पड़ा रहता है। वहां से वे मास्टर खन्ना की कक्षा में गए। खन्ना इतिहास के लेक्चरर थे, पर उस समय अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अधिकांश विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने केवल माता पिता के दबाव में आकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और शादी के बाजार में अपनी कीमत बढ़ाने के इरादे से कॉलेज में प्रवेश लिया था। वे कक्षा में पढ़ाई के स्थान पर हंसी मजाक करने और पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के स्थान पर सिनेमा की पत्र पत्रिकाओं या जासूसी किताबों में अधिक रुचि लिया करते थे। जब प्रिंसिपल साहब कक्षा में घुसे तो उस समय भी एक लड़का तस्वीरों वाली किताब देख रहा था। प्रिंसिपल की निगाह पड़ी तो वे खन्ना मास्टर पर, जो उनकी प्रतिपक्षी गुट का नेता था, बिगड़ पड़े। यही पढ़ाया जा रहा है? आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं, इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इस पर खन्ना को डांटते डपटते धमकी देते हुए वे फुर्ती से निकल गए। वहां से वैद्य जी के यहाँ जाते समय रास्ते में पहले उन्हें मलेरिया इंस्पेक्टर मिला और फिर एक ठेकेदार। ठेकेदार अपने मजदूरों से झगड़ रहा था क्योंकि उसकी दृष्टि में ये कामचोर थे और हर समय वेतन वृद्धि की बात करते रहते थे। प्रिंसिपल ने दोनों के बीच बचाव करवाया और वैद्य जी के घर की ओर चल दिए। चौथे परिच्छेद की कथा इस प्रकार है। वैद्य जी के मकान का अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफी रौबदार था। इस हिस्से में चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था। इसी को वैद्य जी की बैठक कहा जाता था। यही उनका दरबार लगता था, जिसके मुख्य सदस्य कौन कौन थे? कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके दो बेटे बद्री पहलवान और रुपन बाबू, सनीचर जो सूरत से बिना दुम का बंदर लगता था और जिसका मुख्य काम क्या था? भांग घोटना तथा दरबारियों को भांग पिलाना। जो भी दरबार में आएगा उनको भांग पिलाना उसका काम था सनीचर का। वैद्य जी की बैठक में सनीचर के अलावा रंगनाथ भी बैठा था, जो कि पहले परिच्छेद में ट्रक में बैठ के आया था, जो अभी कुछ समय पूर्व ट्रक से उतर कर आया था और 2 रुपए रिश्वत देने की बात पर बुनबुना रहा था, उसको वहां पर उसको रिश्वत देनी पड़ी थी। तभी रुपन बाबू आए, रंगनाथ की बात सुनी तो कहा कि 2 रुपए देकर अच्छा ही किया, वरना मारपीट खून खराबा होता। रंगनाथ ने जब रूपन से पूछा कि वे किस कक्षा में है, तो उन्होंने सारा दोष शिक्षा पद्धति और शिक्षकों के लिए के ऊपर मढ़ते हुए बताया कि वह अभी भी 10th क्लास में है। उसने रंगनाथ को यह भी बताया कि उसके पिता वैद्य जी ही कॉलेज के मैनेजर हैं
और सारे अध्यापकों का आना जाना उन्हीं के हाथ में है। उसी से रंगनाथ को यह पता चला कि वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और जब तक बस चलेगा उस पद पर बैठे रहेंगे। इसी परिच्छेद में वैद्य जी का पूर्ववर्त भी बताया गया कि वो है कौन। वैद्य जी का पूरा परिचय बताया गया है इसी परिच्छेद के अंतर्गत। स्वतंत्रता मिलने से पहले अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अंग्रेजों की जी हजूरी की। द्वितीय विश्व महायुद्ध के दिनों में सिपाही में भर्ती कराकर उन्हें प्रसन्न रखा और सरकार ने भी उन्हें जनता की सेवा करने के साथ ही अपनी मुट्ठी भरने के लिए जूरी, असेसर, सिपुर्दगार, लंबरदार बना दिया। आजादी के बाद भी वे देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। कॉलेज का मैनेजर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर बनकर अपनी औषधियों से रोगियों, विशेषतः नवयुवकों का उद्धार कर रहे हैं और उनका उपचार करते हैं। उनकी उम्र 62 वर्ष की थी, पर देश के अन्य राजनेताओं की तरह वह बूढ़े तो नहीं हुए थे। उन्हीं के समान वह राजनीति से नफरत करते थे, राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे और जो दायित्व युवकों को संभालना चाहिए उसे संभाले हुए थे, क्योंकि या तो गांव के नवयुवक निकम्मे थे या फिर काम से जी चुराते थे। उनका एक शौक था ब्रह्मचर्य के महत्व पर लंबा चौड़ा भाषण देना और इस बहाने अपनी औषधियों और नवयुवकों के बीच प्रचार करना। जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, विज्ञापन तैयार करके उसे जगह जगह चिपकवा कर वो काम करते थे। एक दिन उन्होंने हाल ही में आए अपने भांजे रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए और उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंता प्रकट करते हुए उसकी दिनचर्या और भोजन के संबंध में कुछ परामर्श दिए। रंगनाथ ने भी अपने मामा की बात मानकर उसी पद्धति से रहना शुरू कर दिया, ब्रह्मचर्य से रहना शुरू कर दिया। माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की माला, दढ़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए एक व्यक्ति वैद्य जी की बैठक के चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसका एक पैर घुटने के पास से कटा हुआ था, अतः लोग उसे लंगड़ कहते थे। इस उपन्यास का बेहतरीन पात्र। 7 वर्ष पहले उसने दीवानी अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, पर अब तक फैसला नहीं हुआ था। जब प्रिंसिपल वैद्य जी से मिलने उनकी बैठक पर पहुंचा तो सनीचर भांग तैयार कर चुका था और लंगड़ अपनी भगत की मुद्रा में चबूतरे पर बैठा था। सनीचर ने भंग का एक गिलास लंगड़ की ओर बढ़ाया, पर उसने पीने से मना कर दिया। सनीचर ने वह गिलास प्रिंसिपल की ओर बढ़ाया तो वह थोड़ी ना नुगर के बाद गटागट पी गए। लंगड़ चबूतरे से उठकर बैठक में आया और वैद्य जी को प्रणाम किया। वैद्य जी ने उसके मुकदमे के बारे में पूछा और उसे आशीर्वाद दिया कि वह धर्म की लड़ाई में विजयी हो। लंगड़ के विदा होने के बाद रंगनाथ ने जब उसके मुकदमे के बारे में पूछा तो प्रिंसिपल ने बताया कि इसे तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी थी और नकल बाबू ने रिश्वत मांगी, पर इसने ये कहकर रिश्वत नहीं दी कि वह गैर कानूनी काम नहीं करेगा, कायदे से ही नकल लेगा, मतलब नियम के हिसाब से ही वो उसकी कॉपी लेगा। नकल बाबू और लंगड़ दोनों जिद पर अड़े हैं। लंगड़ बार बार नकल के लिए अर्जी देता है और बार बार कोई न कोई नुक्स निकाल कर उसकी अर्जी खारिज कर दी जाती है। दोनों पक्षों को समझाया गया पर दोनों अड़ियल हैं। नतीजा यह है कि मुकदमा 7 वर्ष से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। इसी चक्कर में वह गांव से चला आया है, घर में ताला डाल दिया है, खेत फसल बैल सब भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं और अपने रिश्तेदार के यहाँ डेरा डालकर पड़ गया है। तहसील के चक्कर काटता रहता है। रंगनाथ को लंगड़ के प्रति बड़ी सहानुभूति हुई। भावुक होकर उसने कहा कुछ करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए इसका जवाब उसके पास नहीं था। कि व्यवस्था कितनी खराब है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर करें क्या, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल भांग पीकर आराम से मसनद के सहारे टिक कर लेट गए। तभी सनेचर ने उन्हें सूचना दी कि जिस कोऑपरेटिव यूनियन के वैद्य जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसमें सुपरवाइजर ने गबन किया है और गबन के रुपए लेकर चंपत हो गया है। प्रिंसिपल यह गबन सुन आतंकित हो गए और ये खबर सुन के कि गबन हुआ है। सनीचर और प्रिंसिपल को फुसफुसाकर बात करते हुए वैद्य जी देखकर बिगड़ गए। उन्होंने उनकी बातें सुन ली, अतः उन्होंने अपनी और अपनी यूनियन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल को बताया, हमारी यूनियन में गबन नहीं हुआ था, अतः लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हम सच्चे हैं, गबन हुआ है और हमने छुपाया नहीं। बैठक समाप्त करते हुए वैद्य जी ने प्रिंसिपल से चलते चलते पूछा कि और कोई विशेष बात तो नहीं।
तब प्रिंसिपल ने खन्ना मास्टर की शिकायत की और डींग मारते हुए कहा कि उन्होंने उसकी कक्षा का निरीक्षण करते हुए उस सबके सामने उसे डांटा और लज्जित किया। वैद्य जी ने अपनी बगुला भगत वाली मुद्रा में प्रिंसिपल को उपदेश दिया, विरोधी से भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बैठक इस निर्णय के बाद समाप्त हुई कि खन्ना मास्टर बिना जुतियाए बाज नहीं आएगा, अतः उसे ठीक करने का और सुमार्ग पर लाने का एक ही उपाय है, जूतों से ठीक करना। वैद्य जी का बड़ा बेटा बद्री पहलवान, जो पहलवान होने के साथ गुंडों का अभिभावक था और उन्हें पालित बालक सा कहकर उनका संरक्षण करता था, मुसीबत पड़ने पर उनकी सहायता करता था। नगर में अपने किसी साथी की सहायता करने के बाद अपने गांव शिवपालगंज लौट रहा था। उसने रिक्शा किया था और रिक्शे वाला कुछ दिन से शहर में रहने के कारण स्वयं को अन्य रिक्शे वालों से श्रेष्ठ समझकर बद्री पहलवान पर अपने ज्ञान और शिष्य रुचि की धाक जमाना चाह रहा था। उसने रौब जमाने के लिए पास से गुजरते हुए एक अन्य रिक्शे वाले को डांटा भी और अपनी शेखी भी बघारी। चलते चलते वे गांव के पास आ गए, तभी किसी ने रिक्शा रोका। पहले तो अंधेरे में पहचानना कठिन हो गया, पर बाद में पता चला कि रिक्शा रोकने वाला रामाधीन भीखम खेड़ा है। रामाधीन शिवपालगंज से मिले हुए गांव भीकम खेड़ा का रहने वाला है। बचपन में ही गांव से चलकर आजीविका की खोज में वह शहर आ गया था और फिर किसी तरह कलकत्ता जा पहुंचा। वहां उसने पहले एक व्यापारी के यहाँ चिट्ठी पत्र ले जाने की नौकरी की, फिर माल ले जाने का काम किया और अंत में अपनी चतुराई और धूर्तता से कारोबार का मालिक बन बैठा। कारोबार क्या था? अफीम का था। कुछ समय बड़ी आमदनी रही, मौज से जिंदगी बिताई, पर चूंकि अफीम का व्यापार गैर कानूनी है, अतः रामाधीन पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला। बहुत कोशिश की कि बच जाएं, पर उन्हें 2 वर्ष की कैद हो गई। 2 वर्ष बाद कलकत्ते से लौटे तो देखा कि अब वे बाजार से उखड़ चुके हैं। अतः पुनः अपने गांव लौट आए और शिवपालगंज में मकान बनवाकर वहीं रहने लगे। थोड़ी बहुत खेती भी की और फिर उनके दरवाजे पर एक और भंग घुटने लगी और वे अपने एक चचेरे भाई को गांव पंचायत का सभापति बनवा दिया। भाई तो केवल नाम का सभापति था, असली सभापति रामाधीन थे और उन्होंने इस उस पद का अनुचित लाभ उठाकर खूब पैसा बटोरा। उन्हें बागबानी का भी शौक था और कभी कभार शायरी भी कर लिया करते थे। कुल मिलाकर वे गांव के प्रतिष्ठित, संपन्न और बाइज्जत आदमी हो गए थे। गांव की राजनीति में भाग भी लेने लगे थे। वैद्य जी उनके प्रतिद्वंद्वी थे, अतः वे वैद्य जी के प्रतिपक्षों को शरण दिया करते थे। जो उनके दुश्मन थे वो उनको शरण दिया करते थे। दुश्मनी थी वैद्य से उनकी, तो जो वैद्य जी का दुश्मन है वो उनका दोस्त बन जाया करता था। उन्हें उकसाने पर स्वयं पर्दे के पीछे छिप कर केवल दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साधने का काम करते थे। उन्होंने ही बद्री से 2 4 बात करने के लिए रिक्शा रोका। पहले तो बद्री पहलवान ने उनकी उपेक्षा की, पर जब रामाधीन ने रिक्शे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, तो पहलवान को उनकी बात सुनने के लिए रुकना पड़ा। रामाधीन ने बताया कि बद्री पहलवान अपने छोटे भाई रुपन को गलत काम करने से रोके। उन्होंने बताया कि रुपन ने एक चिट्ठी भिजवाई है जिसमें 5,000 रुपए मांगे गए हैं। बद्री पहलवान ने समझाया कि रुपन लौंडे हैं, मस्खरी की होगी, मजाक किया होगा, डाका वाका नहीं पड़ेगा, वह चैन से जाकर सो जाएं। रामाधीन ने कहा, सो तो मैं भी जानता हूँ, पर समझाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए रुपन को जुतियाना चाहिए। बद्री पहलवान ने रिक्शे वाले को इशारा किया और रिक्शा गांव की तरफ बढ़ गया। तो बाकी कथा आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। नमस्कार।